नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज की जो है सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन और इनका सॉल्यूशन। तो आप लोग जो है इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, ठीक है। क्लास आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास जिन बच्चों का एग्जाम बचा हुआ है, ठीक है। तो उन सभी बच्चों के पास शेयर कर दो ताकि जो है इस क्लास का बेनिफिट आपके दोस्त फ्रेंड भी ले सकें, ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक। तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करो और वहाँ पर जो है आपको क्लास की नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं और जो बच्चे हैं वहाँ पर जो है एग्ज़ाम देने के बाद क्वेश्चन भी शेयर करते हैं, तो आप लोग भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन जितने भी आपको याद रहते हैं एग्ज़ाम देने के बाद तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो जो भी आपको याद रहता है, सारे क्वेश्चन आप लोग शेयर कर सकते हो, तो आप लोग क्वेश्चन ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर करो। और हम वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के स्टील फ्रिगेट तारागिरी यानी कि F-41 को कहाँ शामिल किया जाएगा? वेयर विल द इंडियन नेवी स्टील फ्रिगेट और तारागिरी F-41 बी कमीशन्ड? मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम या चेन्नई। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए थे और इनमें से जो है आपका एक ऑप्शन मात्र सही है। तो वो जो सही है उसका सही जवाब है विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। हम लोग डिटेल से सॉल्यूशन देखते हैं फैक्ट के साथ ताकि जो है आप लोग एग्जाम में बिल्कुल सही करके आओ। यदि फैक्ट से क्वेश्चन आया तब भी आप लोग कल लोग गलत करके ना हो, ठीक है। तो भारतीय नौसेना का आधुनिक जो है स्टील फ्रिगेट तारागिरी F-41 जो है वो विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया है, ठीक है। किसमें? भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया है। और यह भारत की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करेगा, ठीक है। अभी शामिल नहीं हुआ है, हो जाएगा कुछ दिन के अंदर, ठीक है। विशाखापट्टनम में शामिल हो जाएगा। फैक्ट दे लेते हैं विस्तार से कि तारागिरी क्या है। तारागिरी एक स्टील फ्रिगेट है जो रडार से बचाने में सक्षम होता है। मतलब कि रडार कोई भी हो वो इसे पकड़ नहीं पाएगी, तो रडार से बचने में ये सक्षम है। यह प्रोजेक्ट जो है 17A के अंतर्गत बनाया गया। किसके अंतर्गत? 17A के अंतर्गत बनाया गया है। इसे भारत में ही तैयार किया गया है, ठीक है। ये मेक इन इंडिया है, प्योरली जो है मेक इन इंडिया है। और इसे जो है आधुनिक हथियार और मिसाइल सिस्टम लगे। इसमें क्या है? इसमें आधुनिक हथियार और मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं। यह भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा? यह भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को भी बढ़ाएगा। इसका उपयोग जो है समुद्री सुरक्षा और युद्ध में किया जाएगा। इसका उपयोग जो है समुद्री सुरक्षा और युद्ध में किया जाएगा। और यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूत करता है, ठीक है। यह भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को मजबूत करता है। और विशाखापट्टनम जो है भारतीय नौसेना का प्रमुख बेस है। क्या है? भारतीय सेना का यह प्रमुख बेस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसका सही जवाब विशाखापट्टनम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व भालू दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड बियर डे सेलिब्रेटेड? भालू दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या 25 मार्च? 20 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च या 25 मार्च? विश्व भालू दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व भालू दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भालू दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भालुओं के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रति जागरूकता फैलाना है। विश्व भालू दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भालुओं के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के प्रति जागरूकता फैलाता है। यह दिन वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। यह दिन जो है
वन्य जीव संरक्षण के लिए जो है समर्पित है। भालू की कई प्रजातियां जैसे पोलर बियर, ब्राउन बियर और पंडा पाई जाती हैं। तो भालू की प्रजातियां जैसे कभी-कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भालू की किन्हीं 2 प्रजातियों का नाम बताइए और ऑप्शन में दिया हो पोलर बियर या ब्राउन बियर या पंडा, इनमें से कोई 2 या कोई एक दिख जाए, एक ना दिखे और सब में एक ऑप्शन मतलब पोलर बियर दिख जाए, बाकी ये 2 किसी में ना दिखें, तो आपको और कोई मतलब और भी प्रजाति ना दिखें, तब आप लोग लगा सकते हो पोलर वाला, ठीक है ऑप्शन। क्योंकि आपको एक तो प कन्फर्म पता है ना कि पोलर होगा। यदि ब्राउन दिख जाए केवल तब भी आप लगा सकते हो, पांडा दिख जाए तब भी लगा सकते हो, ठीक है। यदि तीनों एक में दिख जाए तब भी लगा, 2 दिख जाए तब भी लगा सकते हो। तो आप लोगों को याद रखना है कि भालू की प्रजातियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, ब्राउन बियर हो गया, पांडा हो गया और भी होती होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 जो मेन रूप से बता दी, जो अधिकतर ये पूछे जा सकते हैं। और कुछ प्रजातियाँ जो हैं IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त हैं, ठीक है। मतलब कुछ प्रजातियाँ जो हैं जाने वाली हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे हैं, इसलिए उनको जो है रेड लिस्ट में रखा गया है और संकटग्रस्त माना गया है। भालू जो है जंगलों के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भालू जो है जंगलों के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? भालू। भालू जंगलों के इकोसिस्टम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वनों की कटाई से उनके आवास को खतरा है, ठीक है। वनों की कटाई से जो है भालू के आवासों को खतरा है। यह दिन लोगों को प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। यह दिन जो है लोगों को प्राकृतिक संरक्षण के लिए प्रेरित करता है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है और विभिन्न संगठन इस दिन जागरूकता अभियान चलाते हैं। विभिन्न संगठन जो हैं इस दिन जागरूकता अभियान चलाते हैं। तो इसका जो है हमने फैक्ट तो बता दिए हैं और करेक्ट आंसर एक बार और बता देते हैं कि 23 मार्च को, ठीक है, 23 मार्च को ये जो है हो चुका है, ठीक है। विश्व भालू दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और करंट का क्वेश्चन है। जनता दल यानी यूनाइटेड का अध्यक्ष किसे चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल यूनाइटेड? नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राम विलास पासवान। इसका सही जवाब है नीतीश कुमार। ये बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने जो है अब इस्तीफा दे चुके हैं, ठीक है। वो राज्यसभा जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से जो है जनता दल का अध्यक्ष चुना गया है। वे बिहार के राजनीतिक प्रमुख नेता हैं और कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और हालांकि जो है वो बिहार की राजनीति से उन्होंने जो संन्यास लेने की घोषणा की है और वो राज्यसभा अब जा रहे हैं, बिहार की ओर से राज्यसभा जा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि जहाँ तक इसमें जो है तो उसका जिक्र नहीं है अभी राज्यसभा का। फिलहाल हमने वो स्टाफ ऐड करूँ बता दिए हैं और ये जो है क्वेश्चन का आंसर इसका सोल्यूशन देखते हैं कि ये जेडीयू के प्रमुख राजनीतिक पार्टी भी हैं में है, ठीक है। जेडीयू एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जो कि बिहार से संबंधित है, ठीक है। इसका प्रभाव केवल बिहार राज्य में है और अब वो राज्यसभा जा रहे हैं तो थोड़ा और प्रभाव बढ़ जाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार जो है कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लगभग उन्होंने 15 से 20 साल जो है मुख्यमंत्री में रहे और उन्होंने रिकॉर्ड 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, ठीक है। रिकॉर्ड 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हो, चाहे वो रहे 2 ही महीना हो, लेकिन 10 बार शपथ लेने वाले वो पहले जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं और उनका नाम जो है पलटू राम भी है। उनको पलटू राम कहा जाता है क्योंकि वो जिधर से उनको सरकार बनती दिखती है उधर वो चले जाते हैं, पलट जाते हैं और सरकार गिरा देते हैं, ठीक है। तो पलटू राम है। तो नीतीश कुमार जो है कई बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका नाम पलटू राम भी है। वे अपने सुशासन गुड गवर्नेंस नीति के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वे अपने सुशासन गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं और जेडीयू कई बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा रही है, ठीक है। जेडीयू जो है कई बार एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हिस्सा भी रही है और नीतीश कुमार राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है, ठीक है। और उनका करियर लगभग समाप्त होने की कगार पे है क्योंकि वो राज्यसभा जा चुके हैं और राज्यसभा से सीधे उनका करियर समाप्त होगा, ठीक है। कुछ पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाकर प्रधानमंत्री का रास्ता बनने की ओर से कदम हटा दिया है क्योंकि प्रधानमंत्री अब नहीं बन सकते, राज्यसभा जा चुके हैं वो। और उन्होंने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा सुधार पर काम किया है। वे भारतीय राजनीति के महत्वपूर्ण एक नेता हैं, ठीक है। तो नीतीश कुमार सही है। अगला क्वेश्चन, कि मोदी कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर किस नए नाम को मंजूरी दी है? व्हाट न्यू नेम हैज बीन अप्रूव्ड बाय मोदी कैबिनेट फॉर द स्टेट ऑफ केरला? केरलम,
केरल प्रदेश या मालाबार या त्रावणकोर। त्रावणकोर तो सही जवाब है केरलम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ये नाम रखा गया है केरलम। ठीक है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने जो है केरल राज्य के लिए केरलम नाम को मंजूरी दी है। यह नाम राज्य की स्थानीय भाषा मलयालम और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। ठीक है। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक ने केरल के राज्य के लिए केरलम नाम को मंजूरी दी है। यह नाम राज्य की स्थानीय भाषा मलयालम और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। केरलम शब्द जो है मलयालम भाषा में पहले उपयोग होता रहा है। ठीक है। केरलम शब्द जो है मलयालम भाषा में पहले उपयोग होता रहा है। यह नाम जो है राज्य की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। यह नाम जो है राज्य की संस्कृति और परंपरा से जुड़ा है। और भारत में राज्यों के नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है। संवैधानिक प्रक्रिया जो है भारतीय राज्यों में अपनाई जाती है। इसके लिए जो है संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। किसकी मंजूरी? संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। और केरल अपनी उच्च साक्षरता दर के लिए प्रसिद्ध है। केरल जो है अपनी उच्च साक्षरता दर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह राज्य पर्यटन और बैकवाटर के लिए जाना जाता है। यह राज्य पर्यटन और बैकवाटर के लिए जाना जाता है। यह कदम क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए उठाया गया। यह कदम जो क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अन्य राज्यों ने भी पहले नाम परिवर्तन किए हैं, जैसे उड़ीसा का क्या किया गया है? उड़ीसा पहले था और क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। ठीक है। तो केरलम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच फंड हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज फॉर हरिद्वार कुंभ 2027। केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए कितनी राशि जारी की है? 300 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़ या 1000 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाता है 500 करोड़। केंद्र सरकार ने हरिद्वार कुंभ 2027 की तैयारियों के लिए 500 करोड़ की राशि जारी की। कितनी? 500 करोड़ की राशि जारी की है, जिससे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इससे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। यह हर साल जो है 12 साल में आयोजित होता है। ठीक। कुंभ मेला महाकुंभ जो होता है वो हर 12 साल में आता है। इससे पहले जो है 2024 में जो है महाकुंभ लग चुका है। ठीक है। वो कहाँ था? प्रयागराज में था। प्रयागराज संगम में था। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हुई थी वहाँ पर, करोड़ों श्रद्धा की भीड़ उमड़ी थी। ठीक है। तो ये जो 2027 साल है अर्धकुंभ होगा, जो हर 4 साल में आता है। ठीक है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इस आयोजन में जो है करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं। ठीक है। इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु जो है भाग लेते हैं। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा और स्वच्छता पर खर्च किया जाता है। ठीक है। सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षा और स्वच्छता पर खर्च किया जाता है। और यह आयोजन पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। यह आयोजन जो है पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। कुंभ मेला यूनेस्को की इंटेंजिबल और कल्चर हेरिटेज में शामिल है। ठीक है। और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ होता है। अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च NMP 2.0। किस क्षेत्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या पीयूष गोयल। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने NMP 2.0 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य सरकारी संपत्तियों का बेहतर उपयोग करने और निवेश बढ़ाना है। ठीक है। NMP का पूरा नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है। और यह सरकारी संपत्तियों में राजस्व उत्पन्न करने की योजना है। इसमें सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट जैसी संपत्तियां शामिल है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है। ठीक है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ती है। और NMP 2.0 इसका उन्नति संस्करण है। ठीक है। NMP 2.0 इसका उन्नति संस्करण है और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बढ़ावा देता है।
इससे सरकार को नए प्रोजेक्ट के लिए धन मिलता है। इससे सरकार को नए प्रोजेक्ट के लिए धन मिलता है या भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है या भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा साइन एमओयू विथ विच स्टेट? उड़ीसा ने किस राज्य के साथ एमओयू साइन किया? उड़ीसा ने किस राज्य के साथ एमओयू साइन किया? असम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? असम, मेघालय, मणिपुर या त्रिपुरा? तो सही जवाब है मेघालय के साथ। उड़ीसा और मेघालय ने मिलकर बचपन की देखभाल और विकास को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। ठीक है, उड़ीसा और मेघालय ने मिलकर बचपन की देखभाल और विकास के लिए विकास को जो है बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। यह एमओयू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन CECCE पर केंद्रित है और बच्चों के पोषण और शिक्षा को बेहतर बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चों को बेहतर शिक्षा और पोषण में बनाया जाएगा अच्छे तरह से। ठीक है, और दोनों राज्य एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगे। दोनों राज्य जो हैं एक दूसरे के अनुभव को साझा करेंगे। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से जुड़ी है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से जुड़ी है और बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इससे आंगनबाड़ी प्रणाली मजबूत होगी। इससे आंगनबाड़ी प्रणाली मजबूत होगी। यह सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कदम है। यह सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण कदम है। यह भविष्य की पीढ़ी के विकास में सहायक होगा। यह भविष्य के विकास की पीढ़ी में सहायक होगा। अगला क्वेश्चन है हु इनॉग्रेट टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026? टूरिज्म लीडरशिप समिट 2026 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, जगदीप सिंह धनखड़, CP राधाकृष्णन या अमित शाह? तो देख लेते हैं, CP राधाकृष्णन ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस समिट का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है और यह समिट यूनी क्या बोलते हैं USISPF द्वारा आयोजित किया गया है। पर्यटन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और भारत में कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं और सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। यह समिट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाता है और विदेशी निवेश को आकर्षित करता है और पर्यटन से GDP योगदान बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है अंडर विच प्रोजेक्ट इज INS और अंजादीप इंडक्टेड? INS अनदीप किस परियोजना के तहत शामिल हुआ? अंडर विच प्रोजेक्ट इन INS अनदीप इंडक्टेड? प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 17A, ASWC प्रोजेक्ट या सागर मिशन? इसका सही जवाब हो जाता है ASWC प्रोजेक्ट। ठीक है, INS अजदीप को ASWC परियोजना के तहत शामिल किया जा रहा है जिसका उद्देश्य पनडुब्बी रोधी क्षमता बढ़ाना है। क्या है उद्देश्य? इसका उद्देश्य जो है पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ाना है और ISW का मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर। यह दुश्मन की पनडुब्बी को खोजने और नष्ट करने के लिए होता है। यह दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और नष्ट करने के लिए होता है। SWC का मतलब है शैलो वाटर क्राफ्ट। SWC का मतलब होता है शैलो वाटर क्राफ्ट। यह जहाज तटीय क्षेत्र में काम करता है। यह जहाज जो है तटीय क्षेत्र में काम करता है। भारतीय नौसेना अपनी क्षमता बढ़ा रही है। भारतीय नौसेना अपनी क्षमता को बढ़ा रही है और यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया से जुड़ा है। यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया से जुड़ा है। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होगी। इससे समुद्री सुरक्षा मजबूत होती और यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ाता है। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ASWC प्रोजेक्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है। और अगला क्वेश्चन है कि एशिया इकोनॉमिक्स डायलॉग 2026 वेन्यू, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 वेन्यू कहाँ होगा? मतलब एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 कहाँ होगा? ठीक है, मुंबई, दिल्ली, पुणे या बेंगलुरु? तो ये पुणे में होगा। कहाँ होगा? पुणे में होगा। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का आयोजन पुणे में किया जाएगा जहां आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन है। इसमें नीति निर्माता और विशेषज्ञ भाग लेते हैं।
यह एशिया की आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा करता है और पुणे एक प्रमुख शैक्षणिक और औद्योगिक शहर है। पुणे एक शैक्षणिक और औद्योगिक शहर है। यह भारत की वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। यह भारत की वैश्विक भूमिका को दर्शाता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ता है और आर्थिक नीतियों पर विचार विमर्श होता है। आर्थिक नीतियों पर जो है विचार विमर्श होता है। यह भारत की कूटनीति को मजबूत करता है। यह भारत की कूटनीति को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? ठीक है, क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट? क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो ये बनेगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भारत का पहला क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जो उन्नत तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देगा। जो उन्नत तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी भविष्य की तकनीक मानी जाती है। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो भविष्य की तकनीक मानी जाती है। एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। एआई का उपयोग कई क्षेत्रों में हो रहा है। यह विश्वविद्यालय रिसर्च पर केंद्रित होगा। यह विश्वविद्यालय रिसर्च पर केंद्रित होगा। इससे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। इससे जो है उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी। भारत तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत जो है तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। यह स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा। या स्किल डेवलपमेंट को जो है बढ़ावा देगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे जो है रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। या भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाएगा। या भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ हो रहे हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ होंगे या हो चुके हैं? मनाली, गुलबर्ग, शिमला या लेह? तो ये बच्चों जो है गुलमर्ग में हुए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन गुलमर्ग में किया जा रहा है, जो बर्मिंघम खेलों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत का प्रमुख विंटर स्पोर्ट इवेंट है। ठीक है, और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है और यहाँ स्काइंग जैसे खेल होते हैं। सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। यह खिलाड़ियों को मंच देता है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है और यह खेल संस्कृति को मजबूती देता है। अगला क्वेश्चन है सिविल इनक्लेव का विस्तार किस एयरपोर्ट पर होगा? सिविल इनक्लेव का विस्तार किस एयरपोर्ट पर होगा? लेह, श्रीनगर, जम्मू और अमृतसर? तो इसका सही जवाब हो जाता है श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल इनक्लेव के विस्तार को मंजूरी दी है। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। श्रीनगर एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सिविल इनक्लेव का मतलब है नागरिक उड़ानों का क्षेत्र। विस्तार से यात्री क्षमता बढ़ेगी और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। यह क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। एयर कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको क्लास चली गई तो लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।